गुड मॉर्निंग साथियों, मैं सर श्याम क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। तो अपनी क्लास शुरू करते हैं। कल की क्लास वो नहीं आई थी, ठीक है, कोई रीजन हो गया था इसलिए क्लास नहीं आई थी। आज की क्लास शुरू करते हैं लेपिंग की। तो लेपिंग का आधा से ज्यादा पार्ट है वो आपका हो गया था, ठीक है। आधा से ज्यादा क्या पार्ट हो गया था उसका, आपका लेपिंग का लुब्रिकेंट यानी सलेहक रह गया था कि अब्रेसिव कणों के साथ या अब्रेसिव कण के साथ कोई दूसरा आप कूलेंट हो गया या स्नेहक हो गया, कोई लुब्रिकेंट हो गया, वो यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है। और दूसरी अपन कौन सी विधि अपनाएंगे कि लेपिंग विधि है वो कैसे होती है, वो अपन आज देखेंगे या अपन करेंगे या जो भी थोड़ा करेंगे। इससे पहले थोड़ी दो मोटिवेशन लाइन हो जाए। लाइनें ये है कि अगर टूटने लगे हौसला, अगर टूटने लगे हौसला तो याद रखना बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते, अंधेरे में भी ढूंढ लेते हैं मंजिल क्योंकि जुगनू रोशनी के मोहताज नहीं होती। तो आप भी एक जुगनू की तरह चमकिए और इस समाज में जो कालवंशी जीव बोलो या प्राणी बोलो वो बैठे हैं जो कहते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा भैया, उनको जवाब देना है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं अपने किसकी तरफ, लुब्रिकेंट की तरफ। कौन से लुब्रिकेंट? स्नेहक यानी लेपक, लेपी, ठीक है, लेपिंग के स्नेहक, स्नेहक। चलो अब मेरे को ये बताओ अब्रेसिव कण कौन कौन से थे? एल्यूमिनियम ऑक्साइड था, बोरोन बोरोन कार्बन था, डायमंड था, ये अब्रेसिव थे ना, अब्रेसिव पदार्थ थे। अब ये क्या कह रहा है, मतलब फिटर थ्योरी का ये चैप्टर क्या कह रहा है कि अगर आप लेपिंग के लिए किसी सतह के, मतलब लेपिंग के लिए लेपिंग टूल के ऊपर आप क्या करते हो, किसका यूज करते हो? अब्रेसिव पदार्थ का यूज करते हो। बट अकेले अब्रेसिव पदार्थ का यूज है वो नहीं किया जाता। अब वो क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि अगर आपको एक अच्छी सतह चाहिए किसी भी पार्ट की, किसी भी जॉब की, तो आपको अब्रेसिव पदार्थ के साथ साथ एक प्रकार का जो आपका लुब्रिकेंट स्नेहक होता है, जैसे आपका मशीन ऑयल हो गया, ग्रीस हो गया, काला तेल हो गया, और भी दूसरी लुब्रिकेंट का उपयोग है वो करना चाहिए, ठीक है। चलो तो सीधी सी बात लिखवाता हूं, लिखो। लेपिंग के लिए अकेले अब्रेसिव पदार्थ का उपयोग नहीं किया जाता है। यानी कि ये क्या कह रहा है कि अगर आपको किसी भी टूल के अंदर या ऊपर लेपिंग करनी है तो उसके अंदर आपको अकेले अब्रेसिव पदार्थ का उपयोग है नहीं करना है, ठीक है। चलो अब्रेसिव पदार्थ के साथ किसी भी प्रकार का या आप धातु के अनुसार, क्या, या धातु के अनुसार स्नेहक का उपयोग कर सकते हो। यानी क्या कह रहा है कि अब्रेसिव पदार्थ के साथ किसी भी प्रकार का या धातु के अनुसार स्नेह का उपयोग है वो किया जा सकता है। यानी ये क्या कह रहा है कि अब्रेसिव पदार्थ के साथ आपको क्या करना है, किसी भी स्नेह का उपयोग करना है। अब वो उपयोग क्यों करना है? क्योंकि एक पार्ट या जॉब की अच्छी फिनिश प्राप्त करने के लिए क्या कह रहा है, अगर आप अब्रेसिव पदार्थ और स्नेहक दोनों का उपयोग करते हैं तो आपको किसी भी पार्ट या किसी भी जॉब की एक अच्छी फिनिश मिलती है, यानी उसकी सतह क्या मिलती है, बिल्कुल मखमली मिलती है। अब ठीक है, चलो अब जैसे देखो कि आप स्नेहक कौन से यूज कर सकते हो। इसमें आपका आ जाता है मशीन ऑयल, क्या आ जाता है, मशीन ऑयल आ जाता है, ग्रीस आ जाता है, केरोसिन भी आप इसके अंदर उपयोग ले सकते हैं, और अन्य प्रकार के जो लुब्रिकेंट्स होते हैं वो आप इसके अंदर है वो यूज ले सकते हैं। अब जैसा कि एक बार दोबारा बताता हूं, लेपिंग स्नेक में अपनी याद क्या कर रहे हैं कि लेपिंग के लिए अकेले अब्रेसिव पदार्थ का उपयोग नहीं किया जाता। अब अब्रेसिव पदार्थ के साथ किसी भी प्रकार या धातु के अनुसार, जो धातु है उसके अनुसार स्नेह का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि पार्ट और जॉब की अच्छी फिनिशिंग के लिए आपको
क्या करना पड़ता है, स्नेहक और अब्रेसिव का उपयोग है वो करना पड़ता है। ठीक है। और तीसरी बात, मशीन ऑयल को आप ले सकते हैं, ग्रीस को ले सकते हैं, केरोसिन को ले सकते हैं, और कोई अन्य दूसरा चिकना पदार्थ है जैसे कि आपका कोई भी स्नेहक है तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, यूज ले सकते हैं। ठीक है। तो ये तो हुआ आपका लेपिंग के लिए स्नेहक या लेपिंग के स्नेहक। अब आगे बढ़ते हैं लेपिंग विधि, यानी आपकी जो लेपिंग विधि है वो कैसे की जाती है किसी भी पार्ट के ऊपर, किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर। इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं लेपिंग विधि। ठीक है, चलो। ये इतना समझ में आया ना सभी को? अब लिखो लेपिंग विधि, यानी लेपिंग करने की विधि है वो कैसे की जाती है। लेपिंग विधि। ठीक है, चलो। अब सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं कि लेपिंग विधि वो होती कैसे, फिर अपन बोर्ड पे लिखेंगे। अब लेपिंग करने के लिए अपन किसी भी मतलब किसी भी कार्यखंड या जॉब के ऊपर लेपिंग करते हैं तो उसके ऊपर सबसे पहले अपन क्या लगाते हैं, अब्रेसिव नहीं लगाते, उसके ऊपर लगाते हैं तेल, यानी कोई भी लुब्रिकेंट उसके ऊपर है वो लगा लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको भी लुब्रिकेंट समझाया। अब लुब्रिकेंट लगाने के बाद आपको क्या करना है, उसके ऊपर अब्रेसिव पेस्ट की एक पतली परत बनानी है, यानी उसके ऊपर चार्जिंग पॉइंट है वो बनाना है। ठीक है, बना लिया। अब आपको जिस कार्यखंड यानी आपको गोलाकार पर आपको लेपिंग करनी है तो आपको क्या करना है, उसको लेथ मशीन के चक या आपको क्या करना है, ड्रिल मशीन के चक में उसको क्या कर लेना है, पकड़ लेना है। ठीक है, अब पकड़ लिए, पकड़ने के बाद आपको क्या करना है, लेप के जो जोब होता है उसके विरुद्ध क्या करना है, लेप को जोब के विरुद्ध आगे पीछे गति दी जाती है। अब वो गति क्यों दी जाती है, ताकि एक स्थान पर क्या ना हो, कटिंग न हो सके और आपकी लेपिंग है वो सही से हो सके। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो इसमें लिखो लेपिंग के लिए जोब के ऊपर, यानी मैं आपको सीधा से लिखा रहा हूं, जिस कार्यखंड यानी जिस जोब के ऊपर या जो सतह के ऊपर, जोब के ऊपर पहले तेल व अब्रेसिव पेस्ट, यानी चार्जिंग। अपन अब्रेसिव पेस्ट को क्या बोलते हैं, चार्जिंग बोलते हैं। ठीक है, ये क्या कर रहा है कि लेपिंग के लिए जोब के ऊपर पहले तेल यानी आपका कोई भी लुब्रिकेंट लगाए और उसके ऊपर क्या लगाना है, अब्रेसिव पेस्ट की पतली परत। ठीक है, एक सेकंड रुको गाइस। तो आगे बढ़ते हैं कि अब्रेसिव पेस्ट की पतली परत लगा ले। अब अब्रेसिव पेस्ट की पतली परत किसके ऊपर लगानी है, जिस कार्यखंड के ऊपर आपको क्या करनी है, लेपिंग करनी है। ये एक लाइन क्लियर हुई आपकी, हुई। अब चलो आगे बढ़ते हैं कि आपको जिस कार्यखंड यानी बेलनाकार कार्यखंड यानी बेलनाकार जोब के ऊपर लेपिंग करनी है तो उसको लेथ मशीन या ड्रिल मशीन के चक में पकड़ ले। तो इसमें लिखो जिस बेलनाकार जोब के ऊपर लेपिंग करनी हो उसे क्या, जिस बेलनाकार जोब के ऊपर लेपिंग करनी हो उसे लेथ मशीन या ड्रिल चक में पकड़ ले। क्या कह रहा है कि आपको जिस बेलनाकार जॉब के ऊपर यानी जॉब के ऊपर पहले तेल लगाना है, फिर अब्रेसिव पेस्ट लगाना है और फिर उस जॉब को क्या करना है, लेथ मशीन या ड्रिल मशीन के चक में उसको पकड़ लेना है। इतनी बात क्लियर हुई? आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो क्या करना है, लेप को कार्यखंड यानी लेप को जॉब के विरुद्ध आगे पीछे गति दी जाती है। लेप क्या है, आपका टूल है। अब आपका कोई भी टूल आप यूज कर सकते हो उसके अंदर। ठीक है, तो इसमें लिखो लेप को जॉब के विरुद्ध आगे पीछे गति दी जाती है। आई बात समझे? यानी जिस जॉब के ऊपर आपको क्या करना है, लेपिंग करनी है, उसके ऊपर आपको क्या करना है, लेप को
विरुद्ध आगे पीछे गति की जाती है। यानी अगर वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्या अगर आपकी कोई जो क्लॉकवाइज घूम रही है तो आपका लेफ्ट टूल है वो कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। आई बात समझी? चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक बात और याद रखनी है कि अगर आपका जब लेप है उसके ऊपर कार्य क्रिया कर रहा है तो उस लेप की स्थान है वो नहीं बदलना चाहिए, यानी लेप की दिशा है वो नहीं बदलना चाहिए। तो इसमें लिखो, इसमें लेप की दिशा नहीं बदलनी चाहिए। ठीक है, क्यों नहीं बदलनी चाहिए? अगर आपका यानी आपकी जॉब है, ये आपकी क्या है, ये आपकी जॉब है, अगर ये क्लॉकवाइज घूम रही है और आपका एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है और ये घूमता घूमता अगर आप इसकी क्या दिशा चेंज करते हो तो दोनों क्या घूमने लग जाएंगे, क्लॉकवाइज घूमने लग जाएंगे और ये क्या नहीं करेगा, लेपिंग नहीं कर सकेगा। बात है सीधी सी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आई बात समझ, इतनी बात समझ आई ना? चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आपको एक चीज और देखनी है, क्या इसको इसके विरुद्ध घुमाना है, यानी एंटी क्लॉकवाइज घुमा, ये क्लॉकवाइज घूम गया, ये आगे पीछे यानी इसको आगे पीछे मूव कराना। जैसे कि आपका ये क्या है, कोई टूल है, अब आपका एमरी पेपर लेते हो, एमरी पेपर को आपको क्या करते हो, इसको ऐसे घुमाते हो और इसको ऐसे घुमाते हो, है ना, करते हो ना, तो वही सिस्टम है इसका। क्या करना है, विरुद्ध आगे पीछे घुमाना है। परंतु जब आप लेपिंग कर रहे हो तो लेप टूल से एक स्थान पर कटिंग नहीं होनी चाहिए। तो सीधा से लिख रहा हूं कि लेप टूल से एक स्थान में कटिंग है वो नहीं होनी चाहिए। तो इसमें लिखो, लेप टूल से एक स्थान पर कटिंग नहीं होनी चाहिए। क्या कह रहा है कि लेफ्ट टूल पर एक स्थान से कटिंग नहीं होनी चाहिए, यानी आपका मान लीजिए अब आप क्या करते हो, इसके विरुद्ध तो ये घूम रहा है, घूमने लगे, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज ये दोनों घूम रहे हैं। अगर आप इसको आगे पीछे मूव नहीं करते हो तो ये क्या करेगा, एक स्थान पर कटिंग करना शुरू कर दे और आपकी लेपिंग है वो सही नहीं हो पाएगी। तो इसमें क्या किया गया है कि एक स्थान पर कटिंग नहीं हो पाएगी, एक स्थान पर कटिंग नहीं हो पाएगी तो क्या होगा, आपका लेपिंग पॉइंट है वो सही नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो इसीलिए को फिर आगे बढ़ते हैं। बोर्ड का तो पहले लेवल छोटा रहेगा, फिर आगे लिखा दूंगा, इसीलिए को फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, कितना लिखा, चलो इसे मिटा देता हूं। अब देखते हैं कि जो आपकी ये क्या मतलब जो आपकी फ्लैट सरफेस होगी, अगर उसको आपको क्या करना, लेपिंग करना है, तो आप इसको किस में बांधोगे, इसमें वो स्पिंडल पर घुमाओगे। क्या फ्लैट सरफेस के लिए, क्या फ्लैट सरफेस के लिए इसे स्पिंडल पे बांध के घुमाओगे और मशीन टेबल पर इसको क्या करोगे, रेसिप्रोकेटिंग करोगे। और अगर आपकी छोटी सरफेस है उसको क्या करोगे आप बताओ, अगर उसको छोटी सरफेस को आपको क्या करना पड़ेगा, लेप के विरुद्ध डिस्क के ऊपर घुमाना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो मैं इसको लिखाता हूं। और दूसरी बात, मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि आप लेप किससे कर सकते हो, हाथ व मशीन के द्वारा कर सकते हो। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट ये लिखते हैं, तो इसमें लिखो, लेपिंग को हाथ व मशीन से चाल दी जाती। यानी आप अगर लेपिंग कर रहे हो तो उसको आप हाथ से भी कर सकते हो और आप क्या कर सकते हो, मशीन से भी कर सकते हो। आप घरों में देखते हो कि घरों की दीवारों के ऊपर आप नया पेंट करवाते हो तो आज जो पेंट करने वाला होता है वो क्या करता है, एमरी पेपर से अपने हाथ से घिसता है। ठीक है, और कहीं कहीं अगर किसी का ज्यादा दिमाग लग जाता है तो वो आपका एक ग्राइंडर ले लेता है और उसको घिसता रहता है। तो बात इतनी है, यानी आप इसको हाथ से भी यूज कर सकते हो और आप इसको मशीन से भी यूज कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। फ्लैट सरफेस क्या कह रहा है कि फ्लैट सरफेस, आई बात समझे, फ्लैट सरफेस की लेपिंग करने के लिए इसे स्पिंडल में घुमाया जाता है, मशीन स्पिंडल में घुमाया जाता है। तो इसमें लिखो, फ्लैट सरफेस की लेपिंग के लिए इसे मशीन स्पिंडल में घुमाया जाता है। तथा किसके लिए आया बताएगा भाई, तथा जॉब को मशीन टेबल पर रेसिपी या क्या बोल सकते हैं, रेसिप्रोकेटिंग। ठीक है, तो इसमें लिखो, तथा जॉब को
जॉब को क्या करते हैं, बताएगा कोई? जॉब को मशीन टेबल पर बांधकर रेसिपी कटिंग, क्या रेस्पो कटिंग किया जाता है। ठीक है। और अगर छोटी फ्लेट की सरफेस करनी हो तो आपको क्या करना है कि लेब के विरुद्ध डिस्क को घुमाया जाता है। तो इसमें लिखो वह छोटी सरफेस की लेपिंग के लिए, क्या छोटी सरफेस की लेपिंग के लिए, एक सेकंड रुको गाइस। हाँ, तो ये क्या कह रहा है, वह छोटी सरफेस की लेपिंग करने के लिए लेप को डिस्क के विरुद्ध घुमाया जाता है। तो इसमें लेपिंग करने के लिए लेप को डिस्क के विरुद्ध घुमाया जाता है। ठीक है। और मेन इंपॉर्टेंट बात आपको एक बताता हूं कि लेपिंग हमेशा किस दिशा में की जाती है, अनियमित दिशा में की जाती है। ठीक है, ताकि आपकी क्या न हो, एक स्थान पर कटाई न हो, यानी कटिंग न हो। ठीक है, तो इसमें लिखो लेपिंग हमेशा अनियमित गति में की जाती। ठीक है, चलो एक बार दोबारा बताता हूं कि लेपिंग हमेशा हाथ और मशीन से की जाती है, और फ्लैट सरफेस की लेपिंग करने के लिए मशीन, क्या इसे मशीन स्पिंडल में घुमाया जाता है तथा जॉब को जॉब को मशीन टेबल पर बांध कर क्या किया जाता है, रेसिपी कोटिंग की जाती है। और छोटी सरफेस की लेपिंग करने के लिए लेप को डिस्क के विरुद्ध घुमाया जाता है, और लेपिंग हमेशा क्या की जाती है, अनियमित दिशा में या गति में की जाती है। ठीक है, चलो ये हुआ आपका लेपिंग पूरा। अगर लेपिंग के अंदर कोई कुछ रह गया तो आप कमेंट कर दो, मैं बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, इसे लिखो। आगे बढ़ते हैं कि आपका लेपिंग है वो पूरा का पूरा हो गया। ठीक है, बाय द वे कुछ रह जाता है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा। और मेरे को नहीं लगता कि अपनी क्लास में कोई डाउट रहता है। ठीक है, चलो फिटर ट्रेड थ्योरी की मेरे को लगता है इंडिया के अंदर नो डाउट वाली क्लास है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। लेपिंग के बाद आगे वाला पॉइंट है आपका होनिंग। हेडिंग डाल लीजिए होनिंग। अब होनिंग क्या होती है सबसे पहले ये समझते हैं अपन। ठीक है, जैसे आपकी लेपिंग थी, लेपिंग के अंदर क्या था कि किसी भी जॉब के ऊपर से अपन क्या उठाते हैं, परत हटाते हैं, उसकी अच्छी तरह फिनिशिंग करते हैं। बट होने में क्या होता है कि गोलाकार सरफेस के ऊपर से, क्या गोलाकार सरफेस के ऊपर से, यानी कोई भी जॉब या पार्ट के ऊपर से क्या करते हैं कि एक अब्रेसिव स्टिक के द्वारा क्या करते हैं, फिनिशिंग करते हैं। ठीक है, उस अब्रेसिव स्टिक को क्या, जो अब्रेसिव स्टिक होती है उसको क्या बोला जाता है, होन बोला जाता है। ठीक है, चलो इंट्रो। इंट्रो में आगे बढ़ते हैं। इस विधि में जॉब की सरफेस के ऊपर से अब्रेसिव स्टिक द्वारा, या लिख लो जॉब की सरफेस को, क्या जॉब की सरफेस को अब्रेसिव स्टिक द्वारा फिनिश किया जाता है। मतलब बात कहने की है कि आप जब फाइल की सहायता से किसी भी जॉब की सतह को फिनिश करते हैं तो वो क्या हो जाती है, एक प्रकार की परत हटाना हो जाती है या होनिंग हो जाती है। बट अपन ने जो फाइलिंग करते हैं उसमें ज्यादा धातु हटा दी जाती है। ठीक है, और होनिंग क्या होता है कि जॉब की सरफेस को अब्रेसिव स्टिक द्वारा फिनिश किया जाता है। इस अब्रेसिव
को क्या, इस अब्रेसिव स्टिक को होन भी कहते हैं, या इसे होन स्टिक्स भी बोला जाता है। क्या, होन्स, होन्स, ठीक है। चलो, क्या, जोब की सरफेस को अब्रेसिव स्टिक के द्वारा क्या किया जाता है, फिनिश किया जाता है, जिसे अपन अब्रेसिव स्टिक को क्या बोलते हैं, होन बोलते हैं, होन्स स्टिक भी बोला जाता है, ठीक है। चलो, अब एक बात है कि अब्रेसिव स्टिक के द्वारा धातु कितनी हटाई जाती है, इसमें लिखो अब्रेसिव स्टिक के द्वारा जोब के ऊपर से 0.25 mm परत हटाई जाती है। यानी अब्रेसिव, ठीक है, अब्रेसिव स्टिक के द्वारा जोब के ऊपर से 0.25 mm परत है वो हटाई जाती है। अब आपने लेपिंग के अंदर लुब्रिकेंट्स का जो थोड़ा सा चर्चा छेड़ा था, इसके अंदर भी लुब्रिकेंट्स का चर्चा छेड़ते हैं, बट इसके अंदर सीधा सा बता दिया जाता है कि लुब्रिकेंट्स कौन कौन से यूज होते हैं। तो इसमें लिखो स्नेहक के रूप में मिनरल ऑयल व केरोसिन ऑयल एक मात्रा में उपयोग किया जाता है, और वो मात्रा कौन कितनी है, केरोसिन ऑयल को 1:4, क्या 1:4 में उपयोग किया जाता है, ठीक है। एक बार दोबारा समझो कि इस विधि में जॉब की सरफेस को अब्रेसिव स्टिक द्वारा फिनिश किया जाता है। अब्रेसिव स्टिक को आप क्या बोलते हो, होन बोलते हो। इसे कई कई किताबों में होन्स भी लिखा होता है, ठीक है। हॉर्स नहीं होता, घोड़ा नहीं होता, होन्स, हो आधा न और से, ठीक है। अब्रेसिव स्टिक के द्वारा जॉब के ऊपर से कितनी परत हटाई जाती है, 0.25 mm परत हटाई जाती है, और इसके अंदर स्नेहक के रूप में आप क्या यूज करते हो, मिनरल ऑयल और केरोसिन ऑयल यूज करते हो। उनका अनुपात कितना रहता है, 1:4 इनका रहता है, ठीक है। अब मैं आगे दिखाता हूं कि प्राय जो आपका होन्स है या होनिंग है वो किस मतलब पार्ट है या कोई भी चीज है, किसके ऊपर अपन यूज लेते हैं, ठीक है। चलो इसे फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं कि होनिस का उपयोग है वो किन पार्ट्स के ऊपर है वो किया जाता है। चलो, तो इसमें लिखो होनिंग का उपयोग इंजन सिलेंडर और किसमें किया जाता है, तो इंजन सिलेंडर में किया जाता है, और किसमें किया जाता है, और किसमें किया जाता है बताओ, बियरिंग बोर में किया जाता है, और किसमें किया जाता है इसका उपयोग, पिन होल में किया जाता है। क्या कह रहा है, होनिंग का उपयोग इंजन सिलेंडर, बियरिंग पोल और पिन होल में किया जाता है, और इसका उपयोग बाहरी सरफेस को होनिंग करने के लिए भी किया जाता है। यानी इसका उपयोग अंदरूनी सतह के लिए तो किया जाता है, ठीक है, परंतु इसका उपयोग बाहरी सतह के लिए ज्यादातर है वो किया जाता है, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। क्या रहेगा, हाँ, जैसा कि आपने पीछे लेपिंग में लिखा था कि लेपिंग करने का कारण क्या होता है, ठीक है, हूबहू वही कारण होते हैं आपके होनिंग करने के। तो लिखते हैं
होनिंग के कर्ण। तो सबसे पहले लिखो इसका क्या था, गोलाकार सरफेस, क्या गोलाकार सरफेस के ऊपर उच्च कोटि की फिनिश पाने के लिए या लाने के लिए। तो इसमें लिखो गोलाकार सरफेस पर उच्च कोटि की फिनिश लाने। दूसरा, गोलाकार सरफेस पर अंतिम सीमा तक क्या करने के लिए, अंतिम सीमा तक परिशुद्ध साइज बनाने के लिए। क्या, गोलाकार सरफेस को अंतिम सीमा तक परिशुद्ध लाने में। ठीक है, चलो 3 नंबर, साइज को नियंत्रण करने के लिए, साइज को नियंत्रण करने के लिए। और चौथा एंड फाइनल, एक निर्धारित फिट कर लिए, निर्धारित फिट के। ठीक है, अपना जो होनिंग है वो हूबहू किसके जैसे चलेगा, लेपिंग के जैसे चलेगा। ठीक है, तो इसमें आगे बढ़ते हैं कि लेप्स के जो अब्रेसिव पदार्थ होते हैं वो कौन से होते हैं, इसे लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, तो मैंने आपको क्या कहा था कि अपन पढ़ेंगे होनिंग अब्रेसिव पदार्थ। ठीक है, अब इसके अंदर क्या बोला जाता है, होनिंग अब्रेसिव पदार्थ नहीं बोला जाता। अब देखते हैं कि इसके अंदर क्या बोला जाता है। चलो, होनिंग पदार्थ। अब सबसे पहले होनिंग पदार्थ क्या होता है, या होनिंग जो होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहले अपने परिभाषा में डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि एक होनिंग अब्रेसिव स्टिक होती है, उसे क्या बोलते हैं, होन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखो इसे होनिंग स्टिक, स्टोन व होन भी कहते हैं। क्या कह रहा है कि इसे होनिंग स्टिक, स्टोन और होन भी कहते हैं। आई बात समझे। अब देखो मेन मोटिव क्या होता है, इसके अंदर अब्रेसिव पदार्थ कौन कौन सा यूज किया जाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और आपका डायमंड भी यूज किया जाता है, और आपका बोरोन कार्बाइड भी यूज किया जाता है। बट इसके अंदर बॉन्ड को मिलाकर ये उपयोग किए जाते हैं। अब बॉन्ड कौन कौन से, आपका विट्रीफाइंड बॉन्ड, रेजिनाइंट बॉन्ड, सल्फर। ठीक है, ये इनके साथ उपयोग किए जाते हैं। अब इन दोनों का उपयोग मिश्रण कर आप कौन सी धातु का मतलब होनिंग कर सकते हैं, प्लास्टिक का कर सकते हैं, एल्यूमिनियम का कर सकते हैं, कास्ट आयरन का कर सकते हैं, हार्ड स्टील का कर सकते हैं, सिमेंटेड कार्बाइड का होनिंग अपन कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें अब्रेसिव एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बोरोन ऑक्साइड, डायमंड के साथ विट्रीफाइंड बॉन्ड, रेजिनाइंड बॉन्ड और सल्फर बॉन्ड को मिलाकर उपयोग किया जाता है। क्या कह रहा है, होनिंग स्टिक, क्या इसे होनिंग स्टिक, स्टोन, होन्स भी कहते हैं। इसमें अब्रेसिव एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, बोरोन ऑक्साइड हो गया, डायमंड हो गया के साथ विट्रीफाइंड बॉन्ड, रेजिनाइंट बॉन्ड, सल्फर बॉन्ड को मिलाकर उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इससे
प्लास्टिक, एल्यूमिनियम, कास्ट आयरन, सीमेंटेड कार्बाइड, कार्बाइड आदि को होनिंग कर सकते हैं। ठीक है, चलो एक बार दोबारा बताता हूं कि आपको क्या करना है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और विट्री बॉन्ड को एक साथ मिलाना है और उनको मिलाने के बाद आपकी क्या बनेगी, या तो एक स्टिक बनेगी, या आपका स्टोन बनेगा, या आपका होन्स बनेगा। इन एक पदार्थ, दो पदार्थ को मिलाकर एक पदार्थ बनता है। इस यानी स्टिक या स्टोन से आपको क्या करना है, या तो आप एल्यूमिनियम की होनिंग कर सकते हैं, या तो आप कास्ट आयरन की होनिंग कर सकते हैं, या आप सीमेटाइट यानी कार्बाइड, हार्ड से हार्ड धातु, इसमें लिख देता हूं हार्ड, ठीक है, हार्ड से हार्ड धातु की होनिंग है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका होनिंग स्टोन। ये पदार्थ ना लिखकर आप लिखो होनिंग स्टोन। मैंने ये जानबूझ के लिखाया था पहले उस पदार्थ का नाम, पदार्थ का मैं नाम इसलिए लिखाया था कि आपने जो पीछे क्या पढ़ा था, एब्रेसिव पदार्थ पढ़ा था लेपिंग के अंदर। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो आगे बढ़ते हैं, होनिंग, बताओ किसकी तरफ बढ़े, होनिंग का आकार। अब आपने इसके लेपिंग के अंदर इसका आकार नहीं पढ़ा क्योंकि टूल है वो अलग अलग आकार में थे, है ना। अब इसमें पढ़ेंगे होनिंग का आकार क्या होता है, ठीक है, फिर पढ़ेंगे होनिंग का अलाउंस कितना होता है, फिर उसके बाद पढ़ेंगे होनिंग का टूल कितना होता है, फिर पढ़ेंगे होनिंग का ग्रेड कितना होता है, फिर पढ़ेंगे अपन फ्रोस्टिंग। ये हो जाता अपना पूरा का पूरा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अरे चैप्टर खत्म होता है और एक मतलब सुकून सा मिलता है कि हाँ यार अपन ने एक मुकाम हासिल किया। ठीक है, तो आप भी थोड़ा मोटिवेट किया करो मुझे। ठीक है, अगर कोई गलत हो तो पूछा करो, कोई सही हो तो बताया करो। आप नहीं करोगे तो कौन करेगा, कोई दूसरा बंदा तो है नहीं मेरे को बोलेगा कि हाँ सही है, फलाना है, ढिमकाना है, ये तो है नहीं, आप ही करोगे। चलो तो इसमें लिखो होनिंग का आकार। चलो, होनिंग प्राय अनेक प्रकार की होती है, यानी होनिंग होता है वो अनेक आकार का होता है। त्रिभुजाकार होता है, वर्ताकार होता है, आयताकार होता है, अर्धवर्ताकार होता है, बस। तो इसमें लिखो होनिंग प्राय अनेक आकार का होता है, यानी होनिंग होता है वो अनेक प्रकार का होता है। जैसे जैसे आपको बताता हूं, त्रिभुजाकार यानी आपके त्रिभुज के आकार का, वर्ताकार यानी आपके वर्त के आकार का, आयताकार यानी आमने सामने की भुजा आयत के आकार का, ठीक है, और अर्धवर्ताकार, अर्धवर्ताकार यानी आधे चंद्रमा के जैसे। ठीक है, तो इसमें लिखो होनिंग प्राय अनेक आकार का होता है, आपके त्रिभुजाकार का होता है, वर्ताकार का होता है, आयताकार का होता है, और आपका किस आकार का होता है, अर्धवर्ताकार का होता है। ठीक है, अब इसी के साथ साथ पढ़ते हैं होनिंग का अलाउंस। क्या, होनिंग अलाउंस। अब मेरे को ये बताओ, आपका जो लेपिंग था, लेपिंग का अलाउंस आपने कितना रखा था, कमेंट में आ जाना चाहिए, बताओ, तब तक मैं ये लिखाता हूं। तो इसमें लिखो लेपिंग करने के लिए पहले गोलाकार सरफेस को क्या किया जाता है, मशीनिंग किया जाता है, उसे साफ बनाया जाता है। ठीक है, फिर होनिंग करने के लिए उसका जो क्या अलाउंस है वो कितना रखा जाता है, कमेंट आने दो, मैं तब तक वो लिखता हूं। तो इसमें लिखो होनिंग के लिए पहले गोलाकार सरफेस को मशीनिंग किया जाता है, यानी होनिंग के लिए पहले गोलाकार सरफेस को मशीनिंग किया जाता है। वह होनिंग को 0.01 mm रखा जाता है। ठीक है, एक बार दोबारा बताता हूं सारा का सारा प्रोसेस। होनिंग प्राय कितने आकार का होता है, अनेक आकार का होता है। आपके अर्धचंद्र क्या
अर्धचंद्राकार यानी अर्धवर्ताकार, वर्ताकार, आयताकार और त्रिभुजाकार और भी अलग अलग आकार के होते हैं, मैंने इतने लिखवाए हैं, ठीक है। और होनिंग का अलाउंस कितना होता है कि होनिंग का अलाउंस तो आपको पता चल जाता है, ठीक है। होनिंग करने से पहले आपको क्या करना पड़ता है कि आप जिस धातु के ऊपर होनिंग करते हो उसको पहले क्या करना पड़ता है, मशीनिंग करना पड़ता है। और होनिंग के लिए अलाउंस कितना रखना पड़ता है, 0.01 mm का अलाउंस है वो रखना पड़ता है, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं होनिंग टूल। चलो आगे बढ़ते हैं होनिंग टूल की तरफ। अब मेरे को ये बताओ होनिंग टूल कितने प्रकार के होते हैं, बताओ कितने प्रकार के होते हैं आपके होनिंग टूल। पता है किसी को होनिंग टूल कितने प्रकार का होता है? तो डालो इसमें हेडिंग टूल्स। होनिंग टूल कितने प्रकार के होता है? यह प्राय 4, 3, 4, 6 भुजाओं वाला होता है, ठीक है। यानी षष्ठ भुजाकार या अष्टभुजाकार या 4 भुजाओं का या 3 भुजाओं का आकार का होता है, ठीक है। अब ये क्या होता है, एक आपका जो एडजस्टेबल रिमर होता है ना उसकी तरह होता है, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है कि होन्स की स्टिक में एडजस्टेबल स्क्रू लगे होते हैं, जिसके अंदर आपकी क्या फंसा दी जाती है, क्या लगा देती है, होन्स को लगा दी जाती है। और उसके साइज को अपन क्या कर सकते हैं, घटा और बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। चलो तो इसमें क्या लिखेंगे, यह 3, 4, 6 भुजा वाला होता है, ठीक है। और इसकी प्रत्येक भुजा पर क्या लगी होती है, होनिंग स्टिक लगी होती है। तो इसमें लिखो प्रत्येक भुजा पर होनिंग स्टिक लगी होती है, ठीक है। होनिंग स्टिक लगी होती है। अब इसके अंदर एडजस्टेबल क्या लगा होता है, या एडजस्टिंग स्क्रू लगा होता है। क्या लगा होता है, इसके अंदर एक एडजस्टिंग स्क्रू लगा होता है। इसमें एडजस्टिंग स्क्रू लगा होता है, जिससे होन्स के साइज को घटाया व बढ़ाया जा सकता है। क्या कह रहा है कि यह 3, 4, 6 भुजा वाला होता है। प्रत्येक भुजा में क्या लगी होती है, होनिंग स्टिक लगी होती है। इसमें एडजस्टिंग स्क्रू लगा होता है, जिसमें होन्स की साइज को क्या किया जाता है, घटाया व बढ़ाया जा सकता है। यह एडजस्टेबल रिमर की भांति होता है। जैसा आपका एडजस्टेबल रिमर होता है ना, उसी की बात ये होता है। एडजस्टेबल रिमर के अंदर क्या होता है कि स्क्रू लगे होते हैं, और उसके अंदर आप ब्लेड को फंसाकर स्क्रू को टाइट कर देते हैं, तो उसकी क्या हो सकती है, फिनिशिंग हो सकती है, ठीक है। उसी प्रकार इसमें क्या होता है, यह 3, 4, 6 भुजा वाला होता है। प्रत्येक भुजा में क्या होती है, होनिंग स्टिक लगी होती है। उसमें एक एडजस्टिंग स्क्रू लगा होता है, जिससे होन्स का साइज घटाया व बढ़ाया जा सकता है। और यह किसके प्रकार का होता है, एडजस्टेबल रिमर के प्रकार का होता है। और इसकी फोटो है, मैं आपको बीच में डाल दूंगा वीडियो के, ठीक है, अभी डाल दूंगा, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब लिखते हैं क्या, होनिंग ग्रेड्स। इसमें लिखो, चलो ग्रेड। अब होनिंग ग्रेड्स क्या होता है, ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला कोर्स ग्रेड। कोर्स ग्रेड का दूसरा नाम क्या है, इसे रफ होन्स भी कहते हैं। तो इसमें लिखो, इसे रफ होन्स भी कहते हैं। क्या, इसे रफ होन्स भी कहते हैं। अब इसको रफ होन्स क्यों कहते हैं कि
होनिंग का प्रयोग बोरिंग के पश्चात क्या, बोरिंग के पश्चात रफ फिनिशिंग करने के लिए किया जाता है। यानी किसी होल का अपन कर लेते हैं, कोई होल कर लेते हैं, तो उसके अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले पायलट ड्रिलिंग होती है। जैसे पायलट ड्रिलिंग क्या होती है कि आप किसी भी जॉब के ऊपर क्या करते हो, ड्रिल चक को आराम से टिकाते हो, ड्रिल चक को आराम से टिकाते हो और हाथ से घुमाते हो, तो वो क्या हो जाती है, पायलट ड्रिलिंग हो जाती है। उसमें क्या हो जाता है, एक सेंटर बन जाता है, एक पॉइंट बन जाता है जॉब के अंदर। उस पर क्या होता है, जो आपका ड्रिल घूमता है तो फिसलता नहीं है। अगर आप सीधा सिंपल अगर जॉब लगाओगे तो आपका ड्रिल है वो फिसलेगा और टूट जाता, दुर्घटना की आवश्यकता रहती है। और इसमें क्या है कि होल करने के बाद क्या किया जाता है, यानी बोरिंग के पश्चात क्या किया जाता है, रफ फिनिशिंग की जाती है। तो इसमें लिखो बोरिंग के बाद रफ फिनिशिंग की जाती है। ठीक है, चलो इसे लिखो। फिर दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, आपका मीडियम कोर्स। मीडियम ग्रेड बताओ, चलो बताओ क्या होता है मीडियम ग्रेड, क्या होता है, और मीडियम ग्रेड का दूसरा नाम क्या है, इसे फिनिश होन कहा जाता है। तो इसमें लिखो इसे फिनिश होन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे फिनिश होन कहा जाता है। अब ये बताओ इसको फिनिश होन क्यों कहा जाता है, क्योंकि रफ फिनिशिंग के बाद क्या करनी पड़ती है, फिनिश करनी पड़ती है। तो इसमें लिखेंगे कि सेमी फिनिशिंग के बाद, यानी बोरिंग के सेमी फिनिशिंग के बाद फिनिशिंग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें लिखो बोरिंग की सेमी फिनिशिंग के बाद फिनिश करने के लिए, यानी सरफेस को बिल्कुल परिशुद्ध बनाने के लिए इसका उपयोग वो किया जाता है। तो ये दो हो गए। अब लास्ट एंड फाइनल तीसरा है, वो लिखते हैं आगे, तब तक इसे लिखो। हाँ आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो मैं ये वाला मिटा देता हूं यहां से ना। तो लास्ट एंड फाइनल है आपका फाइन ग्रेड। अब फाइन ग्रेड का मुख्य नाम क्या रखा गया है इसके अंदर, इससे पोलिश होन भी कहा जाता है। अब इसे पोलिश होन क्यों कहा जाता है, बताएगा कोई, पोलिश होन क्यों कहा जाता है, क्योंकि फिनिशिंग के बाद क्या, फिनिशिंग के बाद बोरिंग की सरफेस को पॉलिश करने के लिए इसका उपयोग है वो किया जाता है। तो इसमें लिखो फिनिश होने के बाद सरफेस की पॉलिश करने के, ठीक है। चलो अब एक इसको इनको कनेक्ट करूं, क्या मैं करूं, अब इनको कनेक्ट करता हूं आपके किससे, बताओ किससे करूं मैं। गेज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है वर्कशॉप गेज, एक होता है निरीक्षण गेज, एक होता है आपका मास्टर गेज, ठीक है। अब वर्कशॉप गेज क्या काम आता है, वर्कशॉप की चीजों को चेक करने के लिए, यानी टूल, यानी आपको जो बनाए उसको चेक करिए। निरीक्षण गेज किस लिए काम आता है, आपके टूल रूम के लिए काम आता है। और वर्कशॉप को वर्कशॉप का जो कोई गेज होता है, कोई भी टूल होता है उसको चेक करने, या कोई भी जॉब होती है उसको चेक करने। अब मास्टर जॉब क्या काम आता है, इन तीनों का काम करने के लिए, निरीक्षण का काम करने के लिए, वर्कशॉप को चेक करने के लिए, और टूल रूम को भी चेक करने के लिए ये काम आता है। तो इन तीनों को यहाँ पे अपन कनेक्ट कर सकते हैं, और कनेक्ट करेंगे तभी अपना माइंड क्या है, थोड़ा आगे बढ़ेगा, ठीक है। एक एक कदम करके अपन आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलो इसीलिए को फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हाँ तो आगे बढ़ते हैं होनिंग का चयन, यानी आप होनिंग को चयन कैसे करें, ठीक है, यानी किस आधार पर होनिंग का चयन आपको करना है। चलो होनिंग चयन, चले। अब ये बताओ होनिंग का चयन करने के लिए आपको सबसे मेन इंपोर्टेंट क्या चाहिए, धातु। धातु का प्रकार होता है, उसी के हिसाब से आप क्या लेते हो, अब्रेसिव कण लेते हो या अब्रेसिव पदार्थ लेते हो, है ना। तो सबसे पहले है कि उच्च तनाव सामर्थ्य वाली धातु के लिए
एल्यूमिनियम ऑक्साइड और निम्न तनाव धातु सामर्थ्य वाली के लिए क्या होता है, सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और कम धातु काटने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, बताओ, कम धातु काटने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, बताओ। कम धातु काटने के लिए आपको फाइन कणों वाला होन यूज करना पड़ेगा, और अधिक धातु काटने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, बताओ, अधिक धातु काटने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा। चलो लिखाता हूं मैं, उसी के साथ साथ हो जाएगा। इसमें लिखो धातु के अनुसार उच्च तनाव सामर्थ्य वाली धातु के लिए, क्या कह रहा है कि उच्च तनाव सामर्थ्य वाली धातु के लिए, उच्च तनाव सामर्थ्य वाली धातु के लिए आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड व निम्न तनाव सामर्थ्य वाली धातु के लिए सिलिकॉन, क्या, सिलिकॉन ऑक्साइड या कार्बाइड, सॉरी, सिलिकॉन कार्बाइड का चयन करें। ठीक है, यानी आपकी जो कठोर धातु है उसके लिए तो क्या होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और आपकी जो निम्न धातु है यानी जो नरम धातु है उसके लिए आपका सिलिकॉन कार्बाइड। चलो आगे बढ़ते हैं। कम धातु काटने के लिए, कम धातु काटने के लिए फाइन होन का व ज्यादा धातु को काटने के लिए कोर्स कणों वाला होन चयन करें। यानी आपको अगर कम धातु काटनी है तो आपको फाइन कणों वाला यानी मीडियम कणों वाला, और आपको ज्यादा धातु काटनी है तो आपको कोर्स कणों वाला जो होन है वो चयन करना है यानी चूज करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब बात आती है फिनिशिंग के ऊपर। क्या, फिनिशिंग के ऊपर। अगर आपको अधिक सरफेस यानी सरफेस के ऊपर अधिक फिनिशिंग चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, फाइन कणों वाली यानी फाइन यानी पॉलिश, पॉलिश वाला होन है वो यूज करना पड़ेगा। तो इसमें लिखो अधिक सरफेस पर अधिक फिनिशिंग के लिए, ऐसे लिखो। ठीक है, क्या, सरफेस पर अधिक फिनिश के लिए फाइन कणों वाली होन का चयन करें। क्या कह रहा है, आपको क्या करना है, आपको अगर अधिक फिनिशिंग चाहिए तो आपको फाइन कणों वाली जो होन होती है उसका यूज करना है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं आगे। अब बात आती है कि धातु कठोर यानी कठोर धातु को लिए मुलायम ग्रेड वाला होन का उपयोग करें, और ये तो मैंने लिखवा दिया वैसे तो, पर मैं आपको बता रहा हूं कि कठोर धातु के लिए मुलायम ग्रेड वाला होन्स का उपयोग करें और नरम धातु के लिए हार्ड्स वाला उपयोग करें। ठीक है, चलो इसके आगे लिखते हैं, ये मिटा दूं। चलो आगे बढ़ते हैं। कठोर धातु के लिए मुलायम ग्रेड वाला होन्स व नरम धातु के लिए कठोर ग्रेड वाला होन्स चयन करें। इस आधार पर आप क्या कर सकते हैं, इनका चयन कर सकते हैं।
ठीक है, चलो आगे लिखते हैं, इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़े, अब आगे बढ़ते हैं कि इसके अंदर लुब्रिकेंट मैंने आपको बता दिया केरोसिन का उपयोग किया जाता है, बट इसके क्या कि अगर आपको भारी सरफेस की अगर होनिंग करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल होलिंग मशीन का उपयोग है वो करना पड़ेगा। तो इसमें लिखो भारी होने के लिए एक्सटर्नल होनिंग का उपयोग व होनिंग ऑपरेशन के लिए मैनुअल स्ट्रोक व आपकी पावर स्ट्रोक होनिंग का उपयोग किया जाता है। व होनिंग ऑपरेशन के लिए मैनुअल स्ट्रोक व पावर स्ट्रोक होनिंग का चयन कर। ठीक है, तो भैया जी ये होती है आपकी होनिंग पूरी कंप्लीट। आपका सरफेस फिनिशिंग हो गया, इसी के अंदर आपका आता है लेपिंग हो गया, इसी के अंदर आपका आता है होनिंग हो गया, इसी के अंदर आपका एक छोटा सा टॉपिक और रह जाता है फ्रोस्टिंग। वो क्या होता है और कैसे होता है, इसे लिखो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हाँ चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं आपकी फ्रोस्टिंग की तरफ। आपके तीन टॉपिक कंप्लीट हो गए वैसे तो ना। सरफेस फिनिशिंग हो गया, और आपका ये लेपिंग भी हो गया, आपका होनिंग भी हो गया। ठीक है, तीसरा है आपका फ्रोस्टिंग। चलो अब फ्रोस्टिंग क्या होती है पता है किसी को? सबसे पहले बताता हूं फ्रोस्टिंग क्या होती है। फ्रोस्टिंग एक ऐसी प्रक्रम है जिसमें क्या किया जाता है कि एक गोल सरफेस पर हाँ चलो पहले बताता हूं कि फ्रोस्टिंग क्या होता है। फ्रोस्टिंग एक ऐसी प्रक्रिया है कि एक सरफेस के ऊपर गोल चमकदार निशान बनाए जाते हैं। क्या? गोल चमकदार निशान बनाए जाते हैं, जिसे अपन क्या बोलते हैं, फ्रोस्टिंग बोलते हैं। और इसमें एक दूसरी परिभाषा अपन इसकी डालें तो इसमें डाल सकते हैं कि यह एक शाइनिंग प्रक्रम है, जिसमें क्या किया जाता है कि गोल सतह या किसी भी प्रकार की सरफेस को चमकदार बनाया जाता है और उसके ऊपर गोल निशान बनाए जाते हैं। जो गोल निशान बनाए जाते हैं वो किससे बनाए जाते हैं, आपके एक पिन से बनाए जाते हैं। और वो पिन किसकी बनी होती है, एक मुलायम धातु की बनी होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, एक सेकंड रुको। हाँ तो इसमें लिखो इस विधि में जॉब की सरफेस को चमकदार बनाया जाता है, जिसे फ्रोस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रोस्टिंग कहते हैं। यह एक शाइनिंग प्रक्रिया है जिसमें गोल या सरफेस के ऊपर, क्या? जिसमें गोल या सरफेस के ऊपर गोलाकार चमकदार निशान बनाए जाते हैं। क्या कह रहा है कि यह एक शाइनिंग प्रक्रिया है, यानी किसी भी चीज को चमकाना। ठीक है, क्या यह एक शाइनिंग प्रक्रिया है जिसमें गोल या किसी सरफेस के ऊपर गोलाकार चमकदार निशान बनाए जाते हैं। ठीक है, ये निशान किस पे बनाए? ये निशान एक पिन से बनाए जाते हैं, जो मुलायम धातु से या पदार्थ से बनी होती है।
क्या कह रहा है एक बार दोबारा सुनो। फ्रोस्टिंग क्या होता है कि फ्रोस्टिंग एक ऐसी विधि है जिसमें जॉब की सरफेस को चमकदार बनाया जाता है। बिल्कुल जो आपका घर में एक नया नवेला स्टील का बर्तन आता है कितना चमकता है ना, वो होती है। ठीक है, यह एक शाइनिंग प्रक्रिया यानी एक चमकदार प्रक्रिया है, किसी चीज को सुंदर बनाने की प्रक्रिया, जिसमें गोल या किसी सरफेस के ऊपर गोलाकार चमकदार निशान बनाए जाते हैं। और ये निशान किससे बनाए जाते हैं? एक पिन की सहायता से बनाई जाती है। और वो पिन है वो किससे बनी होती है? एक मुलायम पदार्थ या एक मुलायम धातु से बनी होती है। ठीक है, चलो इसलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलो आगे बढ़ते हैं तो किस तरफ बढ़ते हैं कि फ्रोस्टिंग है वो कैसे की जाती है, फ्रोस्टिंग की विधि क्या है। ठीक है, चलो अगर किसी को फ्रोस्टिंग की विधि पता है तो बताओ फ्रोस्टिंग है वो किस टूल से की जाती है। ऐसा कौन सा यंत्र है कि आपकी फ्रोस्टिंग करने में बहुत ज्यादा लाभदायक होता है, आपकी सहायता करता है? बताएगा कोई? चलो बताओ। तो इसमें लिखो फ्रोस्टिंग की विधि। क्या विधि? अब फ्रोस्टिंग की विधि क्या होती है बताएगा कोई? फ्रोस्टिंग की विधि क्या होती है कि जो आपने पिन ली है उस पिन को क्या करना है? ड्रिल मशीन के चक में बांधना है। और जो आपको क्या करना है, जिसके ऊपर फ्रोस्टिंग करनी है, सरफेस के ऊपर फ्रोस्टिंग करनी है, उसके ऊपर आपको क्या करना है? एमरी पेपर का लेप करना है। उसके बाद क्या करना है? पिन को हल्का हल्का दबाव देकर सरफेस के ऊपर क्या करना है? गोल चमकदार निशान बनाए जाते हैं। और इनका मुख्य मोटिव क्या होता है कि किसी भी चीज को सुंदरता दिखाना। यह आमतौर पर तांबा, पीतल, कांसा इत्यादि भी की जाती है। ठीक है, चलो एक सेकंड रुको। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं अपने फ्रोस्टिंग विधि की तरफ। तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि पिन को क्या करना है? धीरे धीरे हल्का घुमाना है। पर घुमाना कैसे वो देखते हैं। पिन को ड्रिल मशीन के चक में बांधा जाता है। ठीक है, सॉरी मेरे को होने याद रह गया। क्या? जिस सरफेस पर फ्रोस्टिंग करनी है उस पर एमरी पेपर का लेप करें। ठीक है, यानी सबसे पहले क्या करना है? एमरी पेपर का लेप करना है उसमें। ठीक है, चलो हो गया। अब लेप करने के बाद क्या करना है कि पिन को धीरे धीरे हल्का हल्का क्या करना है? दबाव देकर सरफेस के ऊपर गोल चमकदार निशान बनाना है। तो इसमें लिखो पिन को हल्का हल्का दबाव देकर सरफेस पर गोल चमकदार निशान बनाए। अब मेन मोटिव क्या है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सुंदरता के लिए। यह सुंदरता के लिए किया जाता है। अब आपने घरों में देखा होगा, जैसे आपके पास बड़ा सा तबला होगा, उस तबले के क्या है कि वो पूरा गोल है। उस तबले के देखो छोटी छोटी जो लाइनें बनी होती है ना, वो एक प्रकार से आप क्या समझते हो? फ्रोस्टिंग समझ सकते हो। ठीक है, वो परंतु किससे की जाती है? वो एक लेथ मशीन से भी की जा सकती है, आपका जो फ्रोस्टिंग टूल होता है उससे भी की जा सकती है। ठीक है, वो एक मेन उदाहरण हो सकता है। ठीक है, अब देखो कि जैसे किस धातु पे की जाती है? तांबा, कांसा, पीतल। ठीक है, इन धातुओं पर जो आपकी फ्रोस्टिंग है वो की जाती है। ठीक है, चलो एक बार दोबारा बताता हूं। पिन को ड्रिल मशीन के चक में बांधा जाता है। जिस पर फ्रोस्टिंग करनी है उस पर क्या करना पड़ता है? एमरी पेपर का लेप करना पड़ता है। पिन को हल्का हल्का दबाव देकर सरफेस पर गोल चमकदार निशान बनाए जाते हैं। यह सुंदरता के लिए मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, सुंदरता के लिए किया जाता है। और किस धातु पर की जाती है? तांबा, कांसा, पीतल इत्यादि धातु पर, यानी जो आपकी मुलायम धातु होती है उन पर ये चीजें हैं वो की जाती है। ठीक है, तो आपकी आज की क्लास यहीं तक करते हैं, फ्रोस्टिंग तक। ठीक है, कल एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। आप अगर अपनी इच्छा से बताना चाहो कि टॉपिक कौन सा शुरू करना है तो वो कर देंगे, वरना मैं नेक्स्ट नया शुरू करता हूँ। ठीक है, और आप ज्यादा शेयर करो, क्लास को लाइक करो, कमेंट करो। ठीक है, और सब्सक्राइब करो, और जो भी डाउट है वो कमेंट्री को डाउट मिलेगा। ठीक है, तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।